नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे यूपीटीईटी 2026 के लिए ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके 2021 से लेकर 2011 तक जो परीक्षाएं हुई उन सभी प्रीवियस ईयर का हम अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आगे किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। फिलहाल देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो ये कह रहा है कि सुश्री मेधा पाटेकर, यहां सुनिएगा, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है। अगर आप इनमें से देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि वो वैज्ञानिक है अनुसंधान की। अब दूसरा यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि वो जल संरक्षण में है। और तीसरा आपसे ये कह रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते जाएंगे तो तीसरा आपसे ये कह रहा है कि वह पर्यावरण संरक्षण में है, भूमि सुधार में है। तो देखिए सही जवाब क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें बता देंगे। देखिए सही उत्तर यह है कि यहाँ पे जो एक पर्यावरण संरक्षण है, मेधा पाटेकर को मेरे हिसाब से आप में से सभी लोग जानते होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन नहीं जानता उन्हें। मेरे हिसाब से सभी जानते हैं। और इन्होंने पर्यावरण के लिए क्या काम किया आप ये भी जानते हैं। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता भी रही है, एक पर्यावरणवादी भी रही है। और इनका जन्म होता है 1954 में, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी, या कह सकते हैं कि भैया उनकी प्रमुख थी, उनकी स्थापना की थी। तो ये चीजें याद रहेगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी, शुरुआत किसने की थी, तो सुश्री मेधा पाटेकर का नाम आप दीजिएगा। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। देखिए समाज वानिकी क्या होता है, जैसे पर्यावरण है, सामाजिक है, ग्रामीण विकास आदि में वनों का प्रबंधन जो होता है ना, जिसमें पौधारोपण आप कह सकते हैं, परंपरागत वनों या जो स्थापित वन है, इसके अलावा सरकारी, निजी या सार्वजनिक भूमि में पेड़ उगाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। साथ ही साथ ये ग्रामीण इलाकों में भी कहीं ना कहीं पेड़ आदि या वनों का बचाव करता है। इसके अतिरिक्त ये देखेंगे कुछ स्थानों में फलदार वृक्ष लगाने की मुहिम ये लोग करते हैं, रोजगार में वृद्धि करते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1976 में हुई थी। कब हुई थी भैया, इसकी शुरुआत होती है 1976 में। जवाब आता है आपका राइट यहाँ पे पहला वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपने लगाया होगा। तरुण भारत संघ बहुत चर्चाओं में रहता है ये। देखिए राजेंद्र सिंह जी हैं, इनके जो प्रमुख हैं, तरुण भारत संघ के क्वेश्चन में दिया है आपका। और इनको मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है, कह रहा है दिया गया है, इनका कहना यह है। तो देखिए भैया तरुण भारत संघ जो है एक्चुअली राजस्थान की एक संस्था है, जिसके अध्यक्ष कहना चाहिए, जिसके प्रमुख राजेंद्र सिंह जी हैं। और ये जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। किसके लिए काम करती है, जल संरक्षण के लिए काम करती है। और इन्हें भारत का वाटरमैन भी कहते हैं। वाटरमैन मतलब जल पुरुष भी कहा जाता है। तो जवाब तो आपको क्लियर हो गया इतनी देर से मैं जब यहाँ व्याख्या कर रहा हूं तो। और इन्हें 2001 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2015 में बात करेंगे तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इनको दिया गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और 2001 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि सन भी कई बार पूछ लेगा, भैया फंसना नहीं है। एक बात और याद क्या करनी है, कहाँ की संस्था है, राजस्थान की है। ये किस नाम से जाने जाते हैं, जल पुरुष कहा जाता है, वाटरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब ध्रुव में भूमध्य की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है। देखिए जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी सुना होगा आपने। प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली, पालतू जीव जंतु या जो पौधे हैं, पादप हैं, है ना, इनकी प्रजाति बहुत अधिक देखने को मिलती है या बहुत बहुलता देखने को मिलती है, तो इन्हें जैव विविधता कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जंगल होते हैं, जैसे कि अमेज़न का जंगल है ना, इनमें ज्यादा जैव विविधताएं देखने को मिलती है। वर्ष भर बारिश हो रही है, वर्ष भर धूप निकली हुई है, वहां के मौसम का कुछ पता नहीं रहता है, जिसके कारण जैव विविधता अधिक हो जाती है। तो अगर ध्रुवीय प्रदेशों की ओर से भूमध्य की ओर आप बढ़ेंगे, ध्रुव से भूमध्य की ओर बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जैव विविधता कैसी होगी, बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक कौन सा है। देखिए अम्लीय वर्षा की जब हम बात करते हैं, जब हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं मित्रों ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रमुख कारण होता है SO2 के कारण। ठीक है, SO2 क्या होता है, जल्दी से समझाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2। ये क्या करती है, जब पानी गिरता है ना, तो H2O क्या होता है, पानी होता है। अब इसमें SO2 मिलता है,
है ना, SO2 मिलता है तो इसके साथ एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद ये एसिड बनाता है। या तो बनाएगा H2SO4, है ना, H2SO4 बनाएगा, या तो बनाएगा HNO3, है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये बनाएगा भैया दोनों में से एक। तो ये एक अम्ल होते हैं, है ना, तो ये रिएक्शन करके अम्ल बना लेता है और वर्षा के रूप में बरसता है, तो उसे आप अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस में तो बहुत सारी गैसेस आती हैं। अब मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, CFC। तो इसमें से अगर हम सबसे बात करेंगे तो यहाँ जवाब आएगा CH4 मीथेन। क्या आएगा? CH4 मीथेन। कई बार CH4 लिखकर आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, मीथेन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आ सकता है? CO2 भी आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O आ सकता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड आ सकता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ सकता है, याद रखिएगा। कई बार ये आ जाता है कि भैया एक्चुअली ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो एक यूनिट होती है डाप्सन, है ना, डाप्सन से इसकी मोटाई नापते हैं। कितने डाप्सन में छेद माना जाता है? तो 200 ड्यू से अगर नीचे चला गया है तो छेद है, नहीं तो नहीं है भैया। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है यहाँ पे। और एक बात और पहले बता देता हूँ, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। और ये कहाँ मिलती है भैया? ये मिलती है आपकी समताप। कहाँ मिलती है? समताप मंडल। कहाँ मिलता है? समताप मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? समताप मंडल में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं यहाँ पे कि ओजोन लेयर जो होती है, ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है वो किससे डेप्लेट होती है, किससे क्षति हो रही है उसको, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन ध्रुव पाया जाता है। लंदन ध्रुव कहाँ पाया जाता है? देखिए, लंदन ध्रुव जो होता है ये शीतकालीन में मौसम में अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह में कोहरे जैसा दिखने वाला एक वायु प्रदूषण वाला एक धूम कहलाता है, धूम कहलाता है। और ये लंदन में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसे लंदन धूम भी कहते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होता है? इसके उत्पन्न होने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कोहरा, धुआं जो स्मोक होता है ना, ये चीजें मिलकर भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है शीतकाल में सुबह के समय, ना, नॉट अ ग्रीष्म काल, ठीक है, शीतकाल में सुबह के समय आपको देखने को मिलता है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ का अंश का कारण क्या होता है? देखिए, जो पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं उनसे बहुत सारी डिसीजेस होती है। कोई एक एक बीमारी नहीं होती, कई बीमारियां होती हैं, कई रोग होते हैं। जैसे आंखों में से पानी गिरने लग जाता है, कैंसर भी होता है, DNA का विखंडन भी होता है, ब्रेन ट्यूमर भी होता है, अनुवांशिकता विलक्षण के जैसे गुण भी देखने को मिले हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन भी है इसके लिए डी क्लियर कट है। कैसा है? ऑप्शन डी क्लियर कट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ELA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, ELA अमेरिका में स्थापित किया गया है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो ये स्थापित किया गया था 1969 को, है ना, 1969 में ये स्थापित होता है, याद रखिएगा। हालांकि इसके कार्य आदि को चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। DDT क्या है? अगला प्रश्न आया, DDT क्या है? देखिए, DDT एक प्रकार का कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। क्या है भैया? कीटनाशक है, बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो ये सबसे पहले अगर देखेंगे, मलेरिया के जो मच्छर थे ना, इनके विरुद्ध प्रयोग किया गया था। 1950 के बाद ये क्या होने लगा, बहुत पॉपुलर हो गया और धीरे धीरे ये कृषि के कार्यों में इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। इसका भारी प्रयोग मच्छरों को मारने के लिए, मच्छरों की रोकथाम करने के लिए प्रयोग किया गया था। पर DDT का पूरा नाम अगर आप हमसे पूछेंगे क्या होता है DDT, तो हम यही बताएंगे कि डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और वर्तमान में एक्चुअली क्या होता है, जब आप DDT का छिड़काव करते हैं तो ये ना खत्म नहीं होता है। खत्म का मतलब होता है अपघटन नहीं होता है इनका। अपघटन ना होने के कारण ये बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं, मिट्टी में, जल में, वायु में। तो दैट इज वाई बहुत बड़ा पॉल्यूशन होता है, जो बड़ा कारण बनता है आज बड़ी बड़ी बीमारियों का। आज आप देखते हैं कोई यहाँ पे नशा नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे वो नहीं पी रहा है, फिर भी वो एक्चुअल देखेंगे तो कहीं ना कहीं कैंसर हो जा रहा है उसको, कहीं कुछ हो जा रहा है या वगैरह वगैरह। तो ये चीजें भी आपने देखी होगी। तो क्वेश्चन 20 के लिए क्लियर कट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? सब जानते हैं। देखिए, चेरनोबिल एक जगह का नाम भी है
और एक दुर्घटना भी है ये, और ये एक नाभिकीय दुर्घटना है ना। और 26 अप्रैल 1986 कब हुई थी भैया? 26 अप्रैल 1986 को ये घटना घटित होती है। ये यूक्रेन की घटना है। कहाँ की है? यूक्रेन की है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये घटित हुई है, ध्यान रखिएगा। इस परमाणु दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा भी बताया गया है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। सबसे बड़ा परमाणु हादसा भी कैसे कहा गया है। तो ये कैसी दुर्घटना है? एक नाभिकीय दुर्घटना है। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। और इसे सबसे बड़ा दुर्घटना बताया गया, किसका बताया गया? परमाणु का, याद रखिएगा। और ये दुर्घटना कहाँ पे है? ये चेर्नोबिल, तो ये यूक्रेन में है। कहाँ भी है? यूक्रेन में है। यूक्रेन का ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये ध्यान रखिएगा। ओजोन का अणु सूत्र क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बहुत क्लियर कट किया था, इसलिए कि मेरे को लगता था क्वेश्चन फंस सकता है भैया। तो ओजोन लेयर का जो फॉर्मूला है वो है भैया O3। क्या है? O3 है। बात क्लियर कट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? 13वें नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, आप ये बताइए। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये एलपीजी जो होता है ये मीथेन उत्सर्जन करता है, तो ये सही नहीं है भैया। सबसे पहले आज एलपीजी की बात कर लेते हैं। एलपीजी में बड़ा अभी विवाद चल रहा है, आप जैसा जानते ही हैं, मिल नहीं रही है वगैरह वगैरह, ये वो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है तो पेट्रोलियम उत्पाद ही है, पर गैस के रूप में इसे किया गया है। एक लिक्विड है, पेट्रोलियम गैस है। एक प्राकृतिक गैस भी इसे कह सकते हैं। ये मुख्यतः अगर देखेंगे तो प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? एक बार फिर से सुनेंगे। प्रोपेन का, ब्यूटेन का और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, गैसों को कह सकते हैं ना, द्रव द्रव में बनाकर क्या करते हैं, सिलेंडरों में भर के रसोई गैस के लिए ये पहुंचाई जाती है आपके घर तक। ये आपको पता है, बड़ा स्वच्छ ईंधन माना जाता है। रंग गंध रहित रहता है, इसमें कोई गंध नहीं होती, इसलिए गंध के लिए इनमें एक गैस भी डाली जाती है ताकि रिसाव का पता लगा सके। अब कौन सी गैस डालती है आपको पता है? तो ये बता दूं मैं आपको, रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल, है ना, एथिल मरकैप्टन गैस होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, या मैकैप्टन भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये गैस है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं। H2H5SH मेरे हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और ये पदार्थ मिला देते हैं, जिससे एलपीजी में क्या होता है, स्मेल आती है कि लीकेज हो रही है नहीं हो रही, ये एक्चुअली देखने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप हमें बता देंगे, सीएनजी का। जब हम सीएनजी की बात कर लेते हैं तो सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी जैसा आपने फुल फॉर्म देखा, वैसे ही क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी आपने देखी होगी, गाड़ी आदि में चलती है सीएनजी। हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है मेरे हिसाब से, ये डेफिनेटली कॉस्टली पड़ती है एज कंपेयर टू द एलपीजी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? देखिए, राजस्थान में हुआ था। अब राजस्थान तो लिखा नहीं है इसमें। कब हुआ था ये बता दूं? 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का ऑप्शन नहीं, क्या करोगे, है ना? राजस्थान में ये तो है ना, पिलानी। पिलानी इसके लिए राइट आंसर है। पिलानी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है आपको बताना है। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। तो सी पौधे, सी पौधे, है ना। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है पौधे, ये बहुत क्लियर कट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 दिसंबर की रात का समय था। समय था 1984 का, 1984 का समय था ना, जब एक भयानक दुर्घटना होती है। और ये मध्य प्रदेश की दुर्घटना है। मध्य प्रदेश में एक राजधानी है भोपाल, वहां की घटना है ये। इसे गैस कांड या गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं। इसमें एक मिक गैस होती है, मिक, MIC, मिक, है ना, इसका यहाँ रिसाव होता है। मिक क्या होता है भैया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है ना, इसको एक जहरीली गैस है, इसका रिसाव हो जाता है। और इसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए भी, और कुछ लोग ये भी पढ़ने में आता है कई जगह आर्टिकल की बैटरी में भी इस्तेमाल की जाती है ना। तो ये थोड़ा सा कई बार विचारणीय तथ्य बन जाता है।
तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर है। और यूनाइन कार्बाइड कंपनी थी, इनकी यूनाइन कार्बाइड कंपनी थी, जिसमें ये गैस का इस्तेमाल हो रहा था, रिसाव हुआ था, हजारों लोगों की जान चली गई थी। जैसे कि आप देखेंगे कुछ आंकड़े इन लोग कम ही बताते हैं, पर कई हजारों लोगों की जान गई थी, कई हजारों लोग ग्रसित हो गए थे अन्य बीमारियों से। 74वें संविधान संशोधन का संबंध क्या है? 74वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित रखता है? देखिए 1992 में की बात है, जब सरकार ने एक 74वां संविधान संशोधन लेकर आया। और इसका माध्यम क्या था? नगरीय क्षेत्रों को में स्थानीय लोगों का निर्णय लेने के लिए एक सक्रिय भागीदारिता बनाने का प्रयास था। तो ऑप्शन 3 इसके लिए सही है कि शहरी स्थानीय स्वशासन से की बात थी, जो एक राइट आंसर है। भारतीय गेंडे को कहाँ संरक्षित किया गया है? भारतीय गेंडा अर्थात एक सींग वाले गेंडे की बात हो रही है। देखिए एक सींग वाला जो गेंडा है असम में। कहाँ है भैया? असम में है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो असम का ऑप्शन ही नहीं है, आप तो ऐसे ऐसे ऑप्शन बताते हैं जो उपलब्ध ही नहीं होते हैं, है ना। तो ये असम में है। अब असम कहाँ? असम में कौन सा पार्क है? कांजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये 1905 में राष्ट्रीय उद्यान भी इसे घोषित किया गया। कब किया गया? 1905 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। और सर्दियों के समय में जो साइबेरिया होता है यहाँ पे मेहमान के रूप में भी आता है। काफी दलदली भूमि आसपास में देखी जाती है। और यहाँ एक सींग वाला गेंडा आपको देखने को मिलता है। ये चीज याद रखिएगा, एक सींग वाला गेंडा आपको देखने को मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है? याद रखिएगा। देखिए ऊर्जा प्रभाव के संबंध में देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा सही है, तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। 3 है भैया। उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। आइए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आप ये बताइए कब किया गया था? भैया 1972 में किया गया था, सभी जानते हैं यहाँ पे। इसमें क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि आप वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनका बचाव करेंगे, उनका अवैध शिकारों को रोकेंगे, है ना। ये 1972 की बात है। मकर रेखा की हम बात करेंगे। मकर रेखा जो होती है ये कितने डिग्री में देखने को मिल रही है? आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तीसरा लगाइए इसमें, है ना, तीसरा लगाइए। सबको डिग्री याद होगी मेरे हिसाब से। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये आपको बताना है। देखिए टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, शनि का है। पृथ्वी के बाद एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन होने की संभावना है, ऐसा मानना है इनका। ठीक है, मंगल में भी जीवन होने की संभावना है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा बुध के कितने उपग्रह होते हैं या नहीं होते हैं या होते हैं, ये सब बताइएगा बुध के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें बायोडीजल की फसल है? आप ये बताइए कौन सी फसल बायोडीजल की फसल है? तो इनमें से अगर आप देखेंगे जेट्रोफा जो है ना, ये बायोडीजल फसल है। जेट्रोफा की अगर हम बात करेंगे तो जेट्रोफा जो होता है वहां पे एक बायोडीजल फसल है। और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जैसे कि डीजल पेट्रोल होता है ना, वैसे ही ये भी होता है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? देखिए छात्रों का विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर विश्वास ही चला गया तो उसके बाद बचता कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे अच्छी अगर शिक्षण विधि इनमें से अगर हम फाइंड करें कि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। व्याख्यान और शुक्लेख विधि सबसे अच्छी है इसमें से। निम्न में से किस स्थल कृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है? हिमानी क्या होती है ये आप जानते हैं? हिमानियों के द्वारा कई प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण होता है, पर उनमें से अगर आप देखेंगे तो यू आकार की घाटी भी यहाँ इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी लगाइए आप। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? हमारे देश में ठंड में मनाया जाता है, पर वहां गर्मी होगी, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में ये त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है, पर इनके लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। ठीक है, बीटी कपास क्या है? जब हम बीटी कपास की बात करते हैं तो ये ट्रांसजेनिक पौधा होता है। ट्रांसजेनिक पौधा समझते हैं आप लोग? जिनकी अनुवांशिकता को बदला गया हो, संशोधित किया गया हो, उसमें थोड़े बदलाव किए गए हो, उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। जैसे कि अभी चाइना आप देखेंगे ना, चाइना सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक चीजें बना रहा है, याद रखिएगा। कौन सी बीमारी दूषित पानी से फैलती है? आपको बताना है। देखिए बहुत सी बीमारियां हैं जो दूषित पानी से फैलती है, पर इसमें देखेंगे तो टाइफाइड होता है। दूषित भोजन, दूषित पानी से अगर कुछ देखा जाता है तो वो टाइफाइड देखा जाता है। क्या देखा जाता है? टाइफाइड देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा प्रश्न आ रहा है।
वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बता दीजिए। देखिए सबसे नीचे अगर वायुमंडल में आप देखेंगे तो वो एक्चुअल क्षोभ मंडल होगी। क्या होगी? क्षोभ मंडल होगी, ध्यान रखिएगा, है ना, जिससे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा है। इसी में धूलकण जलवाष्प, है ना, मौसम संबंधी घटनाएं इसी लेयर में होती हुई आपको दिखाई देगी। मौसम संबंधी घटनाएं या अन्य घटनाएं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है, आपको ये बताना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, आप ये बताइए। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन तीसरा आ जाएगा असम का। किसका आएगा? असम का आएगा, ध्यान रखिए, क्या आएगा? असम का। सैक या लाइकेन क्या है? सैक या लाइकेन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आएगा अपघटक। क्या आएगा भैया? अपघटक इसके राइट आंसर आएगा, अपघटक। ठीक है, सैक या लाइकेन जो है एक प्रकार का अपघटक है। सिल्वी कल्चर संबंधित है, आप ये बताइए किससे संबंधित है सिल्वी कल्चर। ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे, वन्य और वन्य उत्पाद से जुड़ी हुई है आपकी सिल्वी कल्चर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है, कहाँ हुई है आपको ये बताना है। तो ये 1973 में हुई है। कब हुई है? 1973 में हुई है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? ये तो जल प्रदूषण होगा, याद रखिएगा, क्या रखेगा? जल प्रदूषण होगा, कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल होगा तो, है ना। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट का निक्षेपण होता है। 38 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन 3 लगाना था इसमें। कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये। भूकंप मापा जाता है। देखिए भूकंप जो होता है ना, एक स्केल होती है जिसे आप रिएक्टर पैमाना कहते हैं। रिएक्टर पैमाना में 0 से 10 तक के नंबर होते हैं। 1930 में ये बनाया गया था या विकास किया गया था कह सकते हैं। अब इसमें तीव्रता निश्चित होती है कि भैया इतना भूकंप आया तो इतने हानि हुई होगी वगैरह वगैरह, इस तरह से डिसाइडेड होता है। चलिए अगर आप चाहेंगे तो हिंदी के भी यूपी टेट के प्रीवियस ईयर हम कराएंगे। और आपके सामने क्वेश्चन है कि भैया तुलसीदास किसकी कविता है, तो तुलसीदास किसकी कविता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एक्चुअल यहाँ पे और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने, जुड़ने को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।